मुस्लिम लीग जो हुकूमत है ना, वो जब भी आती है तो वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती है कि 6 दफ़ा के जीते हुए MNA का हल्का शुरू हो गया है, तो मेहरबानी करके आप सीट बेल्ट बांध लें। जितने काम तेज़ी के साथ हो रहे हैं, ये अवाम के मफाद के लिए हो रही है, मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए? PTI में उनको जाने का मकसद तो ये था कि शायद PTI के रेले में मुझे टिकट मिल जाएगी तो मैं बह कर निकल जाऊंगा। नया बंदा हमारे ग्रुप से कोई निकल के उतर नहीं गया। तस्वीरें लगेंगी तो फिर जो मुखालफिन जो है वो बदमाश हैं, वो हमें आगे डराएंगे, धमकाएंगे। मैं 2 नंबर के कामों से बिल्कुल पाक और साफ हूँ। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर कहलाने वाले इलाके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बजाय पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमीन आए थे? तो फिर ये होता मैं करप्शन करता कि सांगला में कम से कम 15 मुरब्बे के करीब ज़मीन जो है सरकारी, वो मेरे मुखालफिन ने 2 नंबर तौर पे रजिस्ट्रियाँ करवा के अपने दोस्तों के नाम पे ली है। बेशुमार गाँव के ये सवाल है कि ये सुई गैस का काम जो रुका हुआ है कब तक दोबारा जारी होगा? इसमें कोई ऐसी वजह नहीं कि जिसको डिस्कस किया जाए कि ना चौधरी बरजीश ताहर बेईमान है, ना चौधरी बरजीश ताहर मुनाफिक है, ना चौधरी बरजीश ताहर अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ 2 नंबर केस करवाता है। और यही वजह है कि जब भी इलेक्शन आते हैं हालात चौधरी बरजीश ताहर की फेवर में होते हैं और चौधरी बरजीश आसानी के साथ इलेक्शन विन कर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद पर बड़ा इंटरव्यू लेकर बड़ी शख्सियत के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। आज ईद का दिन है, यकीनी तौर पर हर जगह पर खुशी मनाई जा रही है। ईद कैसे मनाते हैं और ईद के हवाले से अगर हम बात करेंगे, हमारे शहर की मारूफ और एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कहा जाता है कि शराफत के पैकर हैं, यानी कि हमारे साबका MPA मियाँ एजाज हसन भट्टी साहब। आज उनसे बात करेंगे और मुल्की इलाकाई और जो हमारे हलके में इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं उनके पीछे के राज हैं, उनसे जानेंगे। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन हमें मौका दिया ताकि हम ईद के हवाले से बात कर सकें। अगर हम आपसे पूछें, जब आप बचपन में थे तो आप कैसे ईद मनाते थे? देखें, बचपन में तो सभी जो हैं लोग, वो आपको भी पता है क्योंकि आप भी इस स्टेज में से होकर गुजरे हैं, जी जी या आपके भी बच्चे हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, जी तो वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को ईद के ऊपर ईदी देते हैं। जी जी हाँ जी, वो ईदी आ जाके बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा भागदौड़ होती है खाने पीने की चीज़ों तक, तो इसी में खुश होते हैं और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के वो अपने आप को समझते हैं कि हमने ईद मना ली है। बस इसी तरह ही ये सिलसिला चला आ रहा है। आपको ईदी कितनी मिलती थी? देखें, उस ज़माने में तो पैसे की कदर थी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 40-50 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं। और 40-50 जो उस वक़्त के थे, आज मेरा ख्याल है वो 5-7-10 हज़ार रुपये है। अच्छा अच्छा। तो आपने 1985 में सियासत में कदम रखा और तब से आप एक सियासी शख्सियत के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। उससे पहले आपकी हर ईद ज़ाती होती थी, अपनी फैमिली को टाइम देते थे। 1985 के बाद की जो ईदें हैं आपकी कैसे गुजरी हैं और ईद के दिन आप क्या कुछ करते हैं? देखें, 1985 से पहले मेरे चाचा जान जो थे वो लोकल सियासत में उनका तल्लक था, और हमारा एक जो ग्रुप था वो मियाँ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी मरहूम के नाम से जाना पहचाना जाता था। मुकाबले में जो दूसरा ग्रुप था वो शेख गुलाम जिलानी मरहूम साहब के नाम से जाना पहचाना जाता था। तो 85 में फिर जब को चाचा जान की थोड़ी सी तबीयत अपसेट हुई तो उन्होंने मुझे इस गेम में शामिल किया कि चलो हमारी फैमिली का लोकल पॉलिटिक्स में जो असर है वो रहे। तो 1985 से लेकर स्टिल आपने पूछा किस तरह गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह 1985 से लेकर आज तक अपनी जेब से ही खर्च करके ईद गुजरी है। ऊपर की कमाई जो है ना वो बिल्कुल नहीं की और ना ही ली है। सही है। ईद के दिन हर शख्सियत की एक अलग अलग तरीक़ाकार होता है ईद को गुजारने का, फैमिली को टाइम देना, अपने जो महाफल हैं जो दोस्तों की है। आप किस तरह ईद का दिन गुजारते हैं? देखें, ये सियासत में आने से पहले तो जो ईद के का दिन होता था, मसलन अगर छोटी ईद है तो अपने वालिदैन के साथ ईद मनाने के बाद मेरे ससुराल जो हैं वो पिंडी भट्टियाँ में थे, मेरे ननहाल जो हैं वो जलालपुर भट्टियाँ से हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ ये होती थी कि एक दिन ईद का इधर गुजारा,
दूसरे दिन अपने ससुराल पे चले गए, तीसरे दिन उन्होंने हाल पे चले गए और फिर वापस आ गए। ये रूटीन थी। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं है, क्योंकि जब से ये सूबाई हुकूमत पंजाब लेवल की सियासत में मैं इंटर हुआ हूँ, तो फिर अब वो जो ईद है वो यहाँ पर ही अपने घर में ही गुजारते हैं, क्योंकि जो हल्के के लोग हैं, दोस्त हैं, कभी किसी के पास जाके उनकी खैर खैरियत पूछी, या सारा दिन फिर लोग मेरे पास आते रहते हैं। बस इसी तरह ही वो दिन जो है वो गुजर जाते हैं। सही, थोड़ा सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर पाकिस्तान या पूरी दुनिया की माशी हालात की बात करें तो कोरोना से पहले के मुनफरद हालात थे और कोरोना के बाद के हालात यकसर तब्दील हो चुके। इसी तरह पाकिस्तान में सियासत की बात करें तो 9 मई से पहले के हालात मुकम्मल मुख्तलिफ थे और सन 9 मई के बाद अब पाकिस्तान के हालात सियासी तौर पर, माशी तौर पर और कानूनी तौर पर यकसर तब्दील हो चुके हैं। आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखें, गुजारिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो उस वक़्त हमारी जो मुल्क था वो तरक्की की राहों पे गामज़न था। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक मुल्क को तरक्की करते हुए गाड़ी को, चलती गाड़ी को पटरी से उतार के मुल्क का नुकसान किया गया। और जो बाद में बतौर वज़ीर आज़म जिनको लाया गया था, तो आपके सामने है कि उन्होंने इस मुल्क का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है, इक़्तिसादी तौर पे भी और इक़्तिसादी तौर पे भी और बैनुल अक़वामी तरीके से भी, क्योंकि जो दोस्त ममालिक हमारे मुश्किल वक़्त में हमारे काम आते थे उनसे भी नाराज़गी उन्होंने मोल ली। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो हालात आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसमें लग रहा है कि जल्द वापसी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि ये पिछले दिनों में उनके ख़िलाफ़ जो केस थे उनमें काफ़ी केसों में उनको बरी किया गया और जो उनके ऊपर सारी ज़िंदगी की पाबंदी लगी हुई थी गालबन वो भी 1-2 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। वो क्योंकि उसको कम करके उन्होंने 5 साल को कर दिया था नाअहली को, तो वो 5 साल की जो नाअहली है वो अब अगर आप देखें तो वो तो फिर अब ख़त्म है, क्योंकि उनको तकरीबन 6 साल हो गए हैं मियाँ साहब को सियासत से आउट हुए हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो अदारे जो सियासत को कंट्रोल करते हैं, अब उन्हें भी ये अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान साहब का जो तजर्बा उन्होंने किया था वो बुरी तरह फेल हुआ है, बल्कि उन्होंने फ़ौज को और पाकिस्तानी अवाम को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की है। इक़्तिसादी तौर पे तो जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया था वो अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे बड़ी जो उन्होंने कोशिश की है अवाम को और फ़ौज को लड़ाने की, तो अब आपके सामने है कि इन्हीं हालात को देखते हुए कि उन्हें फिर इमरान खान साहब को फ़ारग किया गया, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया गया और मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जो हकीकत है वो उन अदारों को तस्लीम करवा दी है कि मियाँ नवाज शरीफ वाकई एक तरक्की का ज़ामन है और वो तरक्की अपने मुल्क की खिदमत करना जानता है। और अब उम्मीदें मियाँ नवाज शरीफ के साथ ही पूरे पाकिस्तान की वाबस्ता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और वो मुल्क को महंगाई के चंगल से भी निकालेंगे और इसकी बेहतरी के लिए भी करेंगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान एशिया में सबसे बेहतर टाइगर की हैसियत से अब जो है वो मुतारफ़ होगा इंशाअल्लाह। सही, आप उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। अगर हम थोड़ा सा देखिए, सन 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मकबूलियत थी, जो इमरान खान साहब की वजह से थी या जिस तरह भी उनकी बयानात की वजह से थी, उनके बयान की वजह से थी, वो तकरीबन अभी नीचे गिर चुकी है और उनकी पार्टी के उनके अपने ख़ास लेफ़्ट राइट वाले बंदे पार्टी छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो भी लीडरान हैं वो पार्टी से निकल चुके हैं तकरीबन। अब जो उसकी मौजूदा सूरत हाल है उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ? देखें जी, वो जो बंदे PTI में शामिल थे वो सब चूँ का मुरब्बा थे, क्योंकि उन्हें प्रेशराइज करके मुस्लिम लीग से निकाला गया था, पीपल्स पार्टी से निकाला गया था और दोनों पार्टियों से जो विनिंग पोजीशन के कैंडिडेट थे उनको निकाल के PTI में शामिल किया गया था और नई जमात इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के और नून लीग के मुकाबले में PTI को तैयार किया गया।
तो अब आपके सामने है कि उसकी कारकर्दगी जो 3.5 साल में या 4 साल में ना होने के बराबर थी। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारे जो अदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट को और ख़ास तौर पे फ़ौज के अदारों को इंतहाई बदनाम करने की कोशिश की है, बल्कि किया है। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब अपनी जो मकबूलियत वो जो समझते थे कि मैं अवाम के वोटों से जीत कर आया हूँ, तो वो जिन्होंने उनको इस पोजीशन पर पहुँचाया था, उन्होंने जब वो सब बंदे जो है वापस कर दिए, तो उनकी पोजीशन जो आसमान पे उड़ रहे थे वो अब ज़मीन पे आके गिर गए हैं। अब आपके सामने है कि अब कोई बंदा उनको मिलने के लिए, जो पहले मुलाकात के लिए 1-1 करोड़ रुपया चंदा दे के मुलाकात करते थे इमरान खान साहब के साथ, अब कोई बंदा उनको जाके मिलने की कोशिश भी नहीं करता। ऐसे ही अलीम खान और जहांगीर की बात कर लें, उन्होंने भी नई पार्टी बना ली है और यही लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तोड़ कर जो उनके साथ जुड़े गए थे, अब सारे इस्तेहकाम पे पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। आपको क्या लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पाकिस्तान के इस्तेहकाम की कुछ करेगी? देखें, असल में बात यह है कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जी जी, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में अहम रोल अदा किया। आपके सामने है जी, जी। कि अलीम खान साहब अपने जहाज़ पे और जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ पे पंजाब के मेंबरान असम्बली को इकट्ठा करके उन्होंने पंजाब में PTI की अक्सरियत जो थी वो बनाई थी। तो उसके थोड़ी देर ही बाद इमरान खान साहब का उनके साथ इख्तलाफ हो गया और उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की। एक तो जहांगीर तरीन साहब को हुकूमत से निकाला, उनके ख़िलाफ़ केस करके उनको फ़ारिग किया और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ पे लगाई गई थी। अलीम खान साहब को भी अरेस्ट किया और काफ़ी अर्सा अंदर जेल में रखा। तो साफ ज़ाहिर है कि जो लोग जिन्होंने अपना रुपया खर्च करके, अपनी दौलत PTI पे खर्च करके PTI को इस पोजीशन में पहुंचाया था कि वो पंजाब में और मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाने के काबिल हुई, तो जब उनके साथ उन्होंने ये रवैया इस तरह का रखा, तो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने भी अपना जो बदला था वो हर सूरत में लेना था। और यही वक्त था इमरान खान साहब से उनका बदला लेने का कि जब इस्टेब्लिशमेंट और जो फ़ौजी अदारे हैं वो भी अब उनके ख़िलाफ़ थे, तो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने भी अपनी जमात उसमें बनाई है ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जब कोई नई हुकूमत बनेगी तो उनके अंदर उनका जो एक अपना कद है या उनकी जो अपनी एक शख्सियत है अलीम खान साहब की या जहांगीर तरीन साहब की, उन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए ये नई पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड करवाई है ताकि वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे अवाम में शामिल रहे। सही है। माज़ी में हम देख चुके हैं मुतअद्दिद बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत की जानिब से ऐलानात होते रहे हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान की तकरीर बदलने वाली है, पाकिस्तान के लीडर आने वाले हैं। लेकिन हमने देखा कि ये सारे के ऐलानात जो है ना वो ऐलानात ही रहे। अब फिर बात चल रही है, अहली भी तकरीबन ख़त्म होने वाली है और अगर हम मज़ीद बात करें इलेक्शन की भी तारीख जो है दोबारा नवंबर की सुनने में आ रही है कि नवंबर में इलेक्शन होंगे। तो क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बानी व कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे? देखें, ये क्योंकि अब जो हालात इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बने हुए हैं ना, जी, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के फेवरेबल ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। तो साफ ज़ाहिर है कि पहले हालात उनके आने के मुताबिक नहीं थे, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत जो थी वो उनके ख़िलाफ़ थी, दूसरी तरफ जुडिशरी जो थी वो उनके ख़िलाफ़ थी। और आपके सामने है कि एक दिन में इमरान खान साहब आज तक किसी अदालत में पेश भी नहीं हुए और उनकी ज़मानतें घर बैठे या TV के ऊपर वो उन्होंने वो अपना इंटरव्यू देकर तो बेल आउट होते रहे हैं। तो आपके सामने है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और बीबी मरियम नवाज़ 10 मरतबा जो है वो अदालतों में पेश हुए हैं, दोनों बाप बेटी पेश होती रही हैं। और मियाँ साहब ने बाकायदा रिक्वेस्ट भी की थी कि इतनी ज़्यादा तरीक़े हैं तो काइंडली मुझे इसमें से छूट दी जाए, लेकिन उन्हें छूट नहीं दी गई थी। हाँ जी, लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें
कि इमरान खान साहब आज तक अदालतों में पेश नहीं हुए और एक एक दिन में 20-20 केसों में उनकी वो बेल आउट जो है वो होते रहे हैं। तो इसलिए पर मियाँ नवाज़ शरीफ का उन हालात में आना जो था वो फेवरेबल नहीं था। तो वो इस बात का वो इंतज़ार करते रहे हैं और बाहर बैठ के ही वो आने वाले वक्त का बगौर मुतालिया करते हुए अपनी सियासत आजमाते हुए जब हालात उन्होंने देखा कि अब मेरे फेवर में है, तो अब वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरा ख्याल है कि 5 या 10 तारीख तक पाकिस्तान जो है वो वापस आ जाएगी। जी इंशाल्लाह उम्मीद तो कैसे ही करते हैं। थोड़ा सा अब हम मकामी सियासत और जो मकामी हालात हैं, मामलात, उनके ऊपर बात करेंगे। कुछ तनकीदी पहलू हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम की जानब से पोस्टें लगाई जाती हैं, वहाँ पर दूसरी सियासी पार्टियों और आपके जो मुखालफी उनकी तरफ से भी उसके ऊपर तनकीद भी होती है और फिर जो लोग पसंद करने वाले होते हैं तारीफ़ भी करते हैं। अंडरपास से बात का आगाज़ करेंगे। अंडरपास ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सांगल हिल की आवाम, बल्कि पूरे इस इलाके की आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल था और बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। पहले भी थोड़ा अर्सा चला, फिर कई साल तक बंद रहा। पिछले साल भी आपने और चौधरी बलजीत तार साहब ने उसको चालू किया, उसके पानी निकाला, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर बंद हो गया। अब फिर ऐसा ही हुआ है। तो आप मौजूदा सूरत हाल में हम क्या देख रहे हैं कि अंडरपास चालू हो चुका है लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रहा। अंडरपास कब तक मुकम्मल हो जाएगा? देखो जी, जो लोग ये तनकीद करते हैं ना अंडरपास के ऊपर, वो तनकीद बराए तनकीद के आदी हैं। हम अगर काम या चौधरी बलजीत साहब अपने हलके में जो काम करवा रहा है जी जी, वो जो तनकीद बराए तनकीद करने वाले हैं उनके लिए नहीं करवा रहा। जी जी, हम अपने वोटर्स के लिए और अपने हलके के ख़ास तौर पे शहर के लोगों की खिदमत के लिए ये काम करवा रहे हैं। अंडरपास कि आप देखें 25-30 साल जो बन रहा है वो चला नहीं है और उसके ऊपर 2 दफ़ा उसकी सफाई की गई है, लाखों रुपए उस पर खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अंडरपास चल नहीं सका। अब जब उसकी सफाई हमने करवाई है तो इसमें कोई सरकारी फ़ंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने अपनी जेबों से पैसे खर्च करके, और वो इतना खर्चा भी ज़्यादा नहीं आया था क्योंकि सिर्फ डीज़ल का खर्चा जो पंप लगाए गए थे, वो पानी जो वहाँ से निकाला जा रहा था उसका खर्चा हुआ है। अब उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो सरकारी तौर पे जो चौधरी बलजीत साहब के फ़ंड हैं उनमें से उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो अब आपके सामने है कि अभी तक उसके नीचे से जो सीपेज है ना वो ख़त्म नहीं हुई, पानी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन अब गर्मी जिस लेवल पे अब गर्मी है वो इंशाअल्लाह 5-7-10 दिन के अंदर अंदर वो मज़ीद सूरत हाल उसकी बेहतर हो जाएगी। तो ट्रैफिक अब चल रही है। अब आप अंदर कभी जाकर देखें, जब ट्रेन के आने का वक्त होता है तो फाटक बंद होता है तो आपको वहाँ पे सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। छोटी ट्रैफिक जो है, मोटरसाइकिल या कारें जो हैं, वो चाहे अंडरपास अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसके बावजूद वो लोग जो हैं वो अंडरपास के ज़रिए ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। ऐसे ही है। तो लोगों को जो फैसिलिटी जो है ना वो मैसर है, लेकिन वो थोड़ा सा पानी का मसला है क्योंकि जो आगे को सड़क नहीं बन रही है उसका जो वो नाला है वो सही तरीके से अभी तक वो भी फंक्शनल नहीं है। और फिर एक वो उसके साथ कुआं जो खोदा गया है वो उसकी रिपेयरिंग अब हो रही है। तो इंशाअल्लाह ये जब तक काम मुकम्मल हो जाएगा फिर बाज़ाब्ता तौर पे उसके अंदर पूरे अंडरपास के अंदर जहाँ तक कारपेट पड़ सकती है वो कारपेट डाला जाएगा, और जहाँ मज़ीद उसकी पीसी पढ़नी है तो वो पीसी उसके अंदर लगा के उसे रंग रोगन करके बाज़ाब्ता तौर पे इंशाअल्लाह उसको जो है ना वो फंक्शन कर दिया जाएगा। तो ये है एक जज्बा काम करने का जो चौधरी बलजीत साहब उसके ऊपर कामज़न है और वो काम कर रहा है। ये जो बाकी आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह वो ओवरहेड ब्रिज के भी चौधरी बलजीत साहब पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारी मुल्की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि फ़ंड्स के ऊपर उन्होंने कटौती की हुई है। ज़्यादा फ़ंड जो है वो जारी भी नहीं कर रहे। जो फ़ंड उन्होंने जारी किया था उस पर से भी वो 50% उन्होंने कटौती कर दी है। लेकिन इस सारे मुश्किल हालात के बावजूद चौधरी बलजीत साहब ने कोशिश करके, तो आप देख रहे हैं कि सांगले की इर्द गिर्द की सारी सड़कें जो हैं वो अब तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। जो लोग पहले फेसबुक के ऊपर ये बात लगाते थे
कि 6 दफ़ा के जीते हुए MNA का हल्का शुरू हो गया है, तो मेहरबानी करके आप सीट बेल्ट बांध लें। अब उनको सवाए तनकीद करने के, और वो भी अंडर पास के, अब उनके पास कोई जवाब नहीं रहा कि किसी और मंसूबे के ऊपर वो तनकीद करें। तो इंशाअल्लाह ये मसला भी जल्द ठीक हो जाएगा और उनकी जो तनकीद का सिलसिला है ना, वो इंशाअल्लाह बंद हो जाएगा। ऐसे ही एक्सप्रेस वे ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के, बल्कि सांगलेहल की बात करें तो सांगलेहल को पूरे पाकिस्तान में नुमायाँ करने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। एक्सप्रेस वे का जो वादा है कब तक वफा होगा? देखें, एक्सप्रेस वे का हमारे दारों में से किसी बंदे ने भी चौधरी बरजीश डार से मुतालबा नहीं किया था ऐसा ही है कि हमें एक्सप्रेस वे बना के दिया जाए। मुतालबा अगर था तो सिर्फ मेरा चौधरी बरजीश डार से था कि कोई ऐसा एक काम कर दिया जाए को जो सारी ज़िंदगी जो है ना वो याद रखा जाए कि हाँ जी ये काम आपने किया है। तो मैंने ही चौधरी बरजीश डार साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस एक्सप्रेस वे को बनाएं। एक्सप्रेस वे बनने से सांगला इसी तरह होगा जिस तरह एक फैसलाबाद का एक मोहल्ला है, क्योंकि आपके सामने आपने देखा भी है कि चक जुमरा से आगे तक ये हाउसिंग कॉलोनियाँ जो हैं वो बन रही हैं। और जिस स्पीड से ये हाउसिंग कॉलोनियाँ बन रही हैं वो आप देखेंगे कि साइयांवाला तक इंशाअल्लाह 1-2 साल में ये हाउसिंग कॉलोनियाँ पहुँच जाएंगी। तो जब ये साइयांवाला तक पहुँचेंगी तो सांगला का जब एक्सप्रेस वे के साथ लिंक हो जाएगा तो आने वाले वक्त में 8-10 साल के बाद ये आप देखेंगे कि सांगला और साइयांवाला के दरमियान भी इस तरह के कई पार्टियां जो हैं हाउसिंग कॉलोनी की सूरत में आएंगे और वो अपने प्रोजेक्ट वो शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरह से सांगला का और फैसलाबाद का सफ़र का दौरानिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का रह जाएगा। और यही मैंने चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी पहली फुर्सत में जो है वो आप इसके ऊपर काम करें। वो हमारी कोशिश इंशाअल्लाह चौधरी बरजीश ताहिर की है कि कोशिश करके, क्योंकि 50% फंड्स जो थे वो मिलने थे कौमी असम्बली के फ्लोर से, बल्कि वफाकी हुकूमत से, और 50% जो इसका फंड्स थे ना वो देने थे पंजाब गवर्नमेंट ने। जो 50% फंड्स कौम हैं वो मरकज़ी हुकूमत के वो जारी हो चुके हैं, वो NHA को मिल चुके हैं। जो पंजाब के में 50% है वो अभी तक उनको नहीं मिला, क्योंकि पंजाब का बजट अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ। तो पास उन्होंने कर लिया है, लेकिन जब तक वो फ़ाइनल होगा तो देखेंगे। कोशिश यही होगी कि पंजाब में से भी जो हमारा हिस्सा बनता है वो मिले, ताकि ये सड़क जो है वो मुकम्मल हो। अगर पंजाब का फ़र्ज़ किया को थोड़ा बहुत कुछ लेट भी हुआ तो जो वफाक ने 50% फ़ंड जारी किए हैं तो हम इंशाअल्लाह चौधरी बरजीश ताहिर की क़यादत में इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है मोटरवे का ये हम शुरू करवा देंगे, ताकि उतनी देर में कोई और अल्लाह ताला सबब बनाएगा तो इंशाअल्लाह ये पाया तकमील तक पहुँचेंगी। तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कब शुरू होगा, ये मैं अभी, क्योंकि ये रिलेटेड है फंड्स की आमद के साथ, तो ये मैं आपको नहीं कह सकता कि 1 माह के बाद होगा या 15 दिन के बाद होगा, लेकिन ये बात 100% कन्फर्म है कि इंशाअल्लाह ये बनेगा और इंशाअल्लाह हर सूरत बनेगा इंशाअल्लाह। इलाके में तरक्याती कामों का जो जाल है वो आपने बिछा दी है, जहाँ जहाँ पर फ्लैक्सेस भी लगी हैं, जहाँ पर ये एक इबारत पढ़ने को मिलती है कि तरक्याती कामों का जो जाल बिछाया गया माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस ज़ोर शोर के साथ ये काम जारी व सारी है, हर एक गांव, हर एक मोहल्ला, हर एक टाउन, जो जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, नाली की, पुली की, गली की, सोलंग की, किसी भी चीज़ के, वहाँ पर ये सारे काम हो रहे हैं। चाहे बिजली का काम है, चाहे सड़कों के वाले से काम है, जितने काम तेज़ी के साथ हो रहे हैं ये अवाम के मफाद के लिए हो रही है, मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए। देखें, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। अगर इंसाफ की बात की जाए ना तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। वो इसलिए कि 2015-16 में जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो ये जितने प्रोजेक्ट थे इनकी बाकायदा चौधरी बरजीश ताहिर साहब ने मंजूरी ली हुई थी, ये जितनी भी सड़कें हैं। क्योंकि जब इंटरचेंज का इफ्तिताह किया था, आपको भी याद होगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चौधरी बरजीश ताहिर से पूछा था
कि आप सांगला वाला बताएं कि आपका मुतालबा क्या है। तो चौधरी बरजीत साहब ने ये कहा था कि मुझे अपने हलके के लिए सुई गैस चाहिए। तो 3.5 अरब रुपए का मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे ऐलान किया था। और फिर उसके बाद चौधरी बरजीत साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि शाहकोट से लेकर मोटरवे इंटरचेंज तक सड़क जो है कारपेट रोड वो दी जाए। और उसी के साथ वो एक्सप्रेस वे की भी बात जो मियां साहब से हुई थी, तो मियां साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे उसका ऐलान किया था। तो ये आपके सामने है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये हमारे मंसूबे थे तो ये इन्होंने हाईजैक कर ली हैं, तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है। वो इसलिए कि जब 3.5 साल इनकी हुकूमत रही है तो ये एक्स मोटरवे से लेकर शाहकोट तक कारपेट रोड का काम चक नंबर 42 तक तकरीबन 45% मुकम्मल हो चुका था। उसके आगे इजाज़ शाह साहब ने उनके फंड नहीं जारी होने दिए और सड़क का काम वहाँ पे रुक गया। तो जो उस वक़्त इसका टोटल तखमीना जो था सड़क का 1 अरब 87 करोड़ रुपया था, जिसके अंदर इंक्लूड ओवरहेड ब्रिज। तो वो 3.5 साल काम बंद रहने के बाद अब जनाब तकरीबन 1 अरब और 15 या 20 करोड़ रुपया सिर्फ ओवरहेड ब्रिज के खाते में है, जो नया एस्टीमेट अब तैयार हुआ है। और एक्सप्रेस वे का भी जो उस वक़्त को 2.25 अरब का मंसूबा था, वो अब 3.5-4 अरब के करीब पहुँच चुका है। ये बजाय इसके कि ये काम करवाते, इन्होंने तो बल्कि काम जो थे वो ख़त्म करवा दिए थे, सिर्फ इसलिए कि ये बरजीत साहब का हल्का है, ये मियां नवाज शरीफ के मानने वाले लोगों का हल्का है, उनके साथ मोहब्बत रखने वालों का हल्का है। तो तरक्याती काम सारे उन्होंने रोक दिए थे। जब मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में हुकूमत बनी, मियां शहबाज शरीफ साहब आए, तो चौधरी बरजीत साहब ने फौरी तौर पे उनसे रिक्वेस्ट करके जो मियां साहब के ऐलानात थे वो उनको बता के फंड्स जारी करवाए और रुके हुए काम जो है वो स्पीड के साथ उन्होंने किए। आपके सामने है कि इन्होंने 3.5 साल में सांगला से लेकर तो पड़ोपियाँ पुल तक, जहाँ तक हमारी हद बनती है वहाँ तक इन्होंने कारपेट रोड बनवाई थी, एक लेयर डाली थी। और इसी तरह बलेर रोड जो है उसके ऊपर 6 किलोमीटर तक कारपेट डाल के इन्होंने बनाई थी। और वो जो सड़क इन्होंने बनाई थी वो भी आपके सामने है। लेकिन जो चौधरी बरजीत साहब की मंजूर शुदा सड़क थी, जो शाहकोट से लेकर 42 मरड़ तक बनी थी, वो कम अज़ कम 3-4 फुट ज़मीन खोद के उसके अंदर सैंड डाल के पत्थर सब बेस डाल के तो फिर बनी थी। और जो अब काम हो रहा है वो ही बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पे हो रहा है जो स्टैंडर्ड उस सड़क का अप्रूव्ड था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये जी पीटीआई का काम थे। ये काम मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है जिसके अंदर सड़कों के जो तरक्याती काम थे वो चौधरी बरजीत साहब के नाम के साथ वो बाकायदा गवर्नमेंट ने गज़ट किया था, जिसमें ये सड़क उसके साथ 7-8 सड़कें और थी। ये मड बलोचा रोड भी, ये सफदराबाद रोड भी, हाँ जी, और कुछ देहातों की सड़कें, एक वो राजपुरा से लेकर आगे जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं, अगर होता तो मैं आपको देता। लेकिन बहुत सारे मीडिया के लोग जानते हैं कि वाकया ही चौधरी बरजीत साहब ने वो गज़ट जो था सरकारी वो दोस्तों को दिया था, जो चौधरी बरजीत साहब के नाम के साथ जो जारी हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अगर सुई गैस के वाले से बात करें, काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ लेकिन फिर रुक गया। अभी जैसे ही फिर चौधरी साहब को वक्त मिला रमज़ान से कबल, उन्होंने फिर काम तेज़ी से शुरू कर दिया, गलियों नालियों गलियों के अंदर पाइप डाल दी गए, लेकिन फिर काम सुई गैस के ऊपर रुक गया। बेशुमार गाँव के ये सवाल है कि ये सुई गैस का काम जो रुका हुआ है कब तक दोबारा जारी होगा? देखें, आपके सामने है जी कि हम जो भी काम करते हैं ना, हमसे मुराद पाकिस्तानी कौम है कि जो भी काम करते हैं ना वो ये नहीं देखते कि इसके साथ हमें फ़ायदा क्या है, वो ये देख के करते हैं कि ये फ़लाँ बंदा एक काम कर रहा है तो हम पीछे क्यों रह जाए। इतनी ज़्यादा CNG स्टेशन लगाए गए थे कि जो CNG 5-10 साल हमने चूल्हों में जलाना था या पावर स्टेशनों को हमने चलाना था, वो हमने CNG गाड़ियों में डाल के
वो जो अपने सुई गैस के ज़खायर थे वो हमने बिल्कुल टोटली ख़त्म कर दिए, और वो अब हमारे पास तकरीबन 25% या 30% रह गए हैं। तो क्योंकि अब सुई गैस की शार्टेज है, इस वजह से वो काम सारे पेंडिंग थे। लेकिन ये जो अब रशिया के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, जिसमें तेल भी रशिया से जो है वो पाकिस्तान, बल्कि कल एक दूसरा जहाज़ भी आ गया है तेल वाला। इसी तरह उससे पहले कोई LNG के भी 2-3 जहाज़ जो हैं वो आए हैं। तो वो अब गैस जो है वो सिस्टम में शामिल कर दी है। अब आपने देखा है कि अब गर्मियों की वजह से भी एक तो जो सुई गैस की लोड शेडिंग जो थी वो अब ख़त्म हो गई है सर्दियों के मुकाबले में। लेकिन उसमें दूसरी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि ये जो LNG रूस से हमारे पास पहुंच रही है ना, वो भी उसमें वजह बनी हुई है कि अब सुई गैस के हालात जो है ना वो बेहतर है। तो काम बंद सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि जो तरक्याती काम है, चौधरी बरजीश साहब ये समझते हैं कि अब दोबारा हुकूमत क्योंकि मुस्लिम लीग के पास है, तो आने वाले वक्त से पहले, आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले, मैं कम अज़ कम फौरी तौर पे जो मेरे हलके के देहात सुई गैस की ट्रांसमिशन लाइनों से महरूम है, मैं उनको मुकम्मल करूं, ताकि कोई बंदा को और आके ये ना कहे कि लो जी चौधरी बरजीश साहब ने जो तनकीद पर आए तनकीद करते हैं, वो ये ना कहें कि चौधरी बरजीश साहब ने ये जो ट्रांसमिशन लाइन पाइप लाइन है वो डलवाई नहीं है। तो उस पर अमल करते हुए चौधरी साहब वो पाइप लाइन जो वो डलवा रहे हैं। ये आपने सांगला में भी देखा होगा कि वो स्टील की बड़ी बड़ी पाइपें पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो हमारा हर वक्त यही उनके साथ गिला था सुई गैस वालों से कि सांगला सिटी में भी इसका प्रेशर कम है। तो वो प्रेशर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब वो सिलसिला LNG का बहाल हो चुका है, तो ये अब शहर के अंदर भी बड़ी पाइपलाइन जो है वो पड़नी शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये सुई गैस जो है वो बेहतर होगी। जब सुई गैस बेहतर होगी, हाँ एक और आप जो इस वक्त खुश आइंद बात है वो ये है कि अब हमारा पाकिस्तान का ईरान के साथ भी ये जो राब्ता है ना वो हो चुका है। अब ईरान हमें बिजली भी सप्लाई करेगा, ईरान हमें पेट्रोल भी देगा, ईरान हमें सुई गैस जो है वो भी सप्लाई करेगा। तो जब ईरान की पाइपलाइन तो उनके बॉर्डर तक तो पहले ही आ चुकी है मियां नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी साहब के दौर में, अगले हिस्से की जो पाइपलाइन थी वो बकाया थी। लेकिन अमेरिका हमें ईरान के साथ भी तजारती समझौता करने से प्रेशर डाल के मना करता था। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से अमेरिका की वो जो मुदाखलत है तो तकरीबन ख़त्म है, और उसमें उस मुदाखलत में से अहम रोल जो था वो सऊदीया का था। लेकिन अब सऊदीया जो है वो ये एक ब्लॉक जो अब इस वक्त नए हालात में बन रहा है, तो उस वजह से अब ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ भी कुछ कम हुई हैं। जब ईरान से तेल और ये सुई गैस हमें मिलेगी तो इंशाअल्लाह हमारे हालात बेहतर होंगे। और मियां नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी हमारे मुसलमान दोस्त ममालिक हैं वो ट्रस्ट करते हैं। हालांकि मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के भाई हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब बाज़ाब्ता तौर पे इस सियासत के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वो मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब होंगे। तो आप देखेंगे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। क्योंकि जो 3.5 साल वो जो चाइना के साथ वो हमारा मंसूबा था CPEC का, वो तकरीबन बंद था। अब वो उसके ऊपर ज़ोर शोर से काम जारी है। और आप फेसबुक पे भी देख रहे होंगे, ख़बरें भी सुन रहे होंगे कि अब जो चाइना के साथ वो जो उनकी शिपमेंट है वो माल बर्दारी है वो अब शुरू है। और उस मद में भी पाकिस्तान को मसूल की मद में काफ़ी पैसे जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएगा, दोबारा इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग फिर कामयाब होगी, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी और खुशहाली इंशाअल्लाह आएगी। माजी इस बात का गवाह है कि जब भी सांगला हलको
एक बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ी है और उसके लिए अगर जगह मुहैया नहीं रही तो आपने हमेशा दी, चाहे 1122 हो, इस तरह पासपोर्ट ऑफिस का शायद सांगला हिल में क्या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जबकि इसकी मुखालफत कुर्ब जवार के जो शहर हैं उन्होंने भी की कि ज़िला ननकाना की बजाय ज़िला ननकाना के बाद सीधा सांगला हिल में अगर पासपोर्ट ऑफिस बनता है तो कुर्ब जवार को जहाँ फ़ायदा था उनको दुख भी था। आपने बिल्डिंग दी, आपने मुकम्मल तैयारियाँ करवाई, पेंट सारे काम हो गए, लेकिन वो दफ्तर यहाँ से मुंतकिल होकर, यानी कि आपकी बिल्डिंग से मुंतकिल होकर नादरा दफ्तर में चला गया है। इसकी वजह क्या है? इसमें कोई ऐसी वजह नहीं कि जिसको डिस्कस किया जाए। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि पहले हुकूमत का ये मंसूबा था कि नादरा ऑफिस से अलहदा इसका जो है ना वो दफ्तर बनाया जाए, जिस तरह के कई शहरों में पहले भी बना हुआ है। लेकिन ये पासपोर्ट का जो दफ्तर है ये रिलेटेड है नादरा के साथ। जी जी। तो मुस्लिम लीग जो हुकूमत है ना वो जब भी आती है तो वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती है। तो जब ऊपर हमारे जो सियासी अकाबरीन है पार्टी के, उन्होंने बैठ के ये मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी कि ये पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत जो है वो पाकिस्तान में हर तहसील में जो अपने शहरियों को दी जाए। तो फिर ये सोचा गया कि बजाय एक ऑफिस का पूरा मुकम्मल सेटअप खोलने के, एक डेस्क जो है ना वो नादरा के ऑफिस में खोल दिया जाए, क्योंकि वो रिलेटेड नादरा के साथ है तो इससे काम चल सकता है। तो वो इसी पे अमल करते हुए उन्होंने ये सांगला में, सफदराबाद में, गालबन शाहकोट में भी जल्द उसका वो हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जो काम जो है वो तकसीम हो गया। हाँ जी, सिर्फ इस हिसाब से तकसीम किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इसमें कोई सियासी बात नहीं है कि मेरे पास वो क्यों नहीं आया, ये वजह ये थी। लेकिन एक बात है कि अब इंशाल्लाह जब भी कोई वक्त मिलेगा बेहतर जगह पे, ये आपके सामने ये देखा है आपने, मेरे पंप के सामने 4 दीवारी बन रही है, वो इसके अंदर तहसील के सारे दफ्तर होंगे। तहसील एसी भी इधर बैठेगा, एसी का ऑफिस भी बाज़ाब्ता तौर पे बनेगा, तहसीलदार साहब का भी ऑफिस इधर बनेगा, महकमा माल तकरीबन सारा इधर बैठेगा एक दफ्तर की सूरत में। तो इसी तरह यही है कि अब वो दफ्तर जो है उसका नए सिरे से बनेगा, जिसमें नादरा और ये पासपोर्ट ऑफिस की बिल्डिंग इकट्ठी होगी। सही, इंशाल्लाह से होगा। अगर जो हमें तकरीम शहदा के बारे से बात कर लें, सियासत में हमेशा मुखालफिन जो हैं, जो सियासी पार्टी के मुखालफ होते हैं, वो लोग बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन एक ऐसा पहलू भी हमने देखा कि जहाँ पर आपने पाकिस्तान आर्मी के साथ इत्तफाक, इत्तेहाद, यकजहती की बात की, वहाँ पे आपने एक बताया कि पाकिस्तान आर्मी की अहमियत पाकिस्तान के लिए कितनी है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनमें सातज़ा सर फहरिस्त हैं वो भी मौजूद थे, बल्कि उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी कि आपने हर हाल में ही आना है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर कहलाने वाले इलाके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बजाय पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमीन आए थे? जी देखें, बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने और 3 दफ़ा ही उनकी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं हो सका और उनको पहले ही फ़ारग कर दिया गया था। मियाँ नवाज शरीफ भी अगर फ़ौज के मुतल्लिक़ जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी अगर कोई बात करते थे तो एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए, शराफत के लबादे में रहते हुए वो नाम लेकर करते थे। लेकिन ये आपके सामने है कि जिसको 100% इस्टेब्लिशमेंट ने और फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया, तो उसका जो रवैया फ़ौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ था वो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने तो उन सब को एक किस्म का नंगा कर दिया और उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पे कंपेन चलाई है इमरान खान साहब ने। ये काम कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से या पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से ये अपने अदारों के ख़िलाफ़ इस लेवल पे जो है ना वो कंपेन नहीं चलाएगी। तो साफ ज़ाहिर है कि अब जो कुछ उन्होंने इमरान खान साहब ने किया उसकी सज़ा भी तो उन्हें मिलनी है और यही वजह है कि जो 9 मई का वाक़या है। और ये आपने एक इंडिया का बयान भी देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि जो काम आज तक 72 साल में हम नहीं कर सके वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान में कर दिया है। तो ये साफ यानी उनकी बात से ये मैसेज जो हमें मिलता था कि वाकई
ये बैनुल अक़वामी साजिश भी थी कि पाकिस्तान की आवाम को फ़ौज के साथ लड़ाया जाए, जो उस एजेंडे पे वो कामयाब नहीं हो सके थे। उसी एजेंडे को लेकर इमरान खान साहब चले थे और वो काफ़ी हद तक उसमें वो अपने आप को कामयाब समझते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो गयूर अवाम है उसने उनको वो एजेंडा पूरा करने नहीं दिया, बल्कि वो आपके सामने है। कुछ ये जितने हमले हुए हैं 9 तारीख के, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे अब तो आपके सामने ये मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि मुराद सईद ने और वो हमाद अज़हर, वो इस तरह के 3 4 5 एक फैसलाबाद के जो थे वो एक्स फ़रख हबीब, ये अपने पार्टी के लोगों को मैसेज कर रहे थे कि जो आपको टारगेट दिया गया है उस टारगेट को आप अचीव करें, उन टारगेट को आप अचीव करें और उन पे पहुँचें। तो इससे ज़्यादा और क्लियर बात नहीं है। और यही वजह है कि आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी ISPR की, कि उन्होंने कहा है जी कि चाहे इसके अंदर आर्मी ऑफिसर के बेटे बेटियां पोते पोतियां अगर इन्वॉल्व हैं, या आर्मी अफसर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या हाज़र सर्विस आर्मी ऑफिसर भी शामिल हैं, तो किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी, ताकि ये आइंदा आने वाले वक्त में भी इनको सबक इनके ज़रिए सबक मिले कि फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जो लोग इस मुल्क को आर्मी के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, माफ़ी तो अब किसी के लिए भी नहीं है। उन्होंने अपने किए हुए जुर्म की सज़ा जो है वो उनको हर सूरत में मिलनी है। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान करोड़ों इंसानों की जानों के नजराने देने के बाद, इज्जतें घुमाने के बाद, अपने जिस्म के हिस्से काट के देने के बाद, ये मुल्क पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बनाकर दिया था। तो अल्लाह के फजल करम से इस तरह के मुनाफिकीन जो हैं वो इस मुल्क का नुकसान कभी भी नहीं कर सकते, और ना ही ये पाकिस्तान की गयूर कौम अवाम जो है वो इस मुल्क का इस तरह बुरा हशर होने देगी। इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम व दायम रहेगा। लेकिन सवाल था कि सरकारी मुलाजमीन उस जब प्रोग्राम में क्यों आए थे? ये देखें, हर बंदे की अपनी अपनी वाबस्तगी होती है, क्यों जो वो नज़रिया लेकर चला था। ये एक बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो उसकी स्पीकिंग पावर है वो ज़बरदस्त थी, अपनी बातों से लोगों को कायल करता था, और वो क्योंकि इसको लाया ही इसी एजेंडे के तहत गया था कि मुल्क पाकिस्तान को हमने कमज़ोर करना है। तो वो जो पीछे जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, जितनी भी गैर मुल्की ताकतें थी जो इसको सपोर्ट कर रही थी, वही इसको ब्रीफ करके इसको चला रहे थे अपने एजेंडे के ऊपर। तो फिर उसके अंदर बेशुमार पैसा जो इन्होंने लोगों को दे के आपके सामने है कि फेसबुक के ऊपर कम अज़ कम को 30,000 के करीब नौजवान लड़कों को 35-40 हज़ार रुपया मंथली के ऊपर सरकारी ख़जाने से देकर उन्होंने रखा हुआ था सिर्फ फेसबुक को चलाने के लिए। और वो फेसबुक और मीडिया के जो चैनल थे वो उन्होंने हायर किए हुए थे, जो लोगों को ज़हनी तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ तैयार कर रहे थे। तो साफ ज़ाहिर है इस वजह से बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन, फ़ौज के भी हाज़र सर्विस और रिटायर्ड जो ऑफिसर थे वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व जो हुए थे, वो इंशाअल्लाह वो अपने अंजाम को पहुँचे हैं। सही, इंशाअल्लाह। थोड़ा सा हम आपकी ज़ात के वाले से कुछ बातें कर लेते हैं। जिस तरह के माजी में हमने देखा है कि आप बहुत कम बाहर निकलते थे। जब आप मेंबर सूबाई असम्बली थे, फातह खाने पर इयादत पर जाते थे, लेकिन बहुत कम जाते थे, अगर हफ्ते में 1-2 दिन। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप मुसलसल एक ही दिन में 10-10 से 15-15 लोगों के पास भी आप जा रहे हैं, फातह खाने के लिए, इयादत के लिए, शादी ब्याह के फंक्शन के लिए और दीगर मुलाकातों के लिए। इतनी जो स्पीड आई है, ये आपकी आदत अभी बन चुकी है, सियासी प्लानिंग है, या कि किसी को कॉपी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा। कॉपी करने वाली बात होती ना तो फिर ये होता मैं करप्शन करता, जो मेरे मुखालफिन कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि सांगला में कम अज़ कम 15 मुरब्बे के करीब ज़मीन जो है सरकारी
वो मेरे मुखालफिन ने 2 नंबर तौर पे रजिस्ट्रियाँ करवा के अपने दोस्तों के नाम पे ली है। तो फिर मैं अगर कॉपी करना चाहता तो मैं सबसे पहले तो ये करता, क्योंकि इस वक्त हुकूमत में को थोड़ी बहुत मेरी से है, ये काम मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए नहीं किया। और मैं जब से इस सियासत में इन्वॉल्व हूँ, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कोई बंदा मेरे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि इसने करप्शन की है। मैंने जो कुछ भी किया अपनी जेब से किया। मैंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के ये सियासत जो की है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बाप दादा के नाम को दाग ना लगे कि फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का पोता जो है वो करप्शन कर रहा है। मैंने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है और अल्लाह के फजल व करम से मैं 2 नंबर के कामों से बिल्कुल पाक और साफ़ हूँ। मुझे किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। मैं जब 2018 के इलेक्शन में लोगों के पास जाता था तो लोग मुझे ये कहते थे कि जब तुम हमारे पास आओगे तस्वीरें लगेंगी तो फिर ये मुखालफिन जो है वो बदमाश हैं, वो हमें आगे डराएंगे, धमकाएंगे, तो मेहरबानी करें आप हमें जो है ना वो हाईलाइट ना करें। इसलिए मेरी रूटीन उस वक्त भी यही थी, तो मैं उस लिहाज से भी नहीं करता था कि ताकि वो लोग शो ना हो और मुखालफिन उनको जाके परेशान ना करें। क्योंकि आखिरले दिनों में मुझे थोड़ा सा नुकसान इस बात का हुआ था, क्योंकि ये लोगों के पास जाते थे तो उनको ये धमकी देते थे कि 25 के बाद 26 तारीख भी आनी है, तो हमने इंशाल्लाह 25 का इलेक्शन जो है वो तो जीता हुआ है सूबाई असम्बली का, तो कौमी का इलेक्शन हमें बर्जीज को सिर्फ हराना है, तो फिर तुम्हारा राज करेंगे। उस वजह से मुझे 2-3 हज़ार वोट का फ़र्क पड़ा था। तो इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो थी इस तरीके से बनाई थी कि हाईलाइट नहीं करना। बाजवा साहब अगर हाईलाइट करते हैं ना तो मैं भी उनको देखता हूँ उन लोगों को, तो वो वही लोग हैं जो उसके साथ पहले दिन से अटैच है। नया बंदा हमारे ग्रुप से कोई निकल के उतर नहीं गया। तो मुझे भी ज़रूरत सिर्फ उन लोगों की है जो हमारे साथ अटैच हैं, वो हमारे साथ ही रहें, वो हमें छोड़ के ना जाएं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ अटैच हुए हैं। और इंशाअल्लाह जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे और एक सियासी माहौल बन जाएगा, इलेक्शन की फ़ज़ा बन जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि रोज़ के रोज़ किस तरीके से लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, बर्जीस ताहिर को ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह। नवंबर में जिस तरह की इलेक्शन की तैयारी चल रही है, अगर जनरल इलेक्शन होते हैं, साथ में MP का भी इलेक्शन होता है, तो आपके उस वाले से कितनी तैयारी है? हमारी इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयारी है। जब भी इलेक्शन गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो इंशाअल्लाह आप हमें पीछे नहीं देखेंगे। वो इसलिए तो PTI की तो जो बात है ना, वो जो कुछ इन्होंने PTI ने हुकूमत के साथ कर दिया है, जो अदारों के साथ किया है, वो अदारे कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनमें से कोई बंदा जो है वो कामयाब होकर सामने आए। तो ये जो करोड़ों रुपया देकर टिकट लेकर आए हैं, इनको इस बात के भी लाले पड़े हुए हैं कि हमें किसी ने असम्बली में जाने से वैसे ही रोकना है। तो मुझे तो ज़रूरत ही कोई नहीं, अल्लाह करेगा देखी जाएगी। बहरहाल मैं तो कहता हूँ ये इलेक्शन लड़ें। देखें जब 2018 में मैंने इलेक्शन जीता था ना, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा था जी कि तारक मोहम्मद साहब ने उनके ख़िलाफ़ वो केस किया था, वो जैली संद वाला। तो मुझे उन्होंने कहा था जी क्योंकि आप रनर अप हैं तो आप उसमें फ्रीक बने। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं इलेक्शन हार गया हूँ 2013 में जी, तो मुझे उसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। आप शामिल हों, आप रोज़ हारे, मैं बस एक दफ़ा ही हार गया। तो मैंने अल्लाह पे तवक्कुल से इलेक्शन लड़ा था। अगर मेरी किस्मत में हार है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं उसमें फ़रीक नहीं बना था। सही है। आपकी ज़्यादातर तकारीर में ऐसा क्यों है कि टारगेट सिर्फ एक शख्स ही होता है, यानी कि तारक मोहम्मद बाजवा ही टारगेट होते हैं? टारगेट उसी बंदे को किया जाता है जिसका अपना करैक्टर जो है वो ख़राब है, समझ आई ना, वो ही उसका ही बताया जाता है। वैसे भी जो वोट लोगों ने वोट मुझे दिए थे पिछली दफ़ा, मुझे तो वो बाजवा साहब समझते थे कि ये तो MP है, तो शाही कोई नहीं, असी तो MP की सीट तो जीते हैं। लेकिन लोगों ने मुझे वोट दिया था, जब मेरा और बाजवा साहब का उन्होंने कंपैरिजन किया था तो लोगों ने वोट मुझे दिया था सिर्फ इसलिए कि ये शरीफ आदमी है। जी जी। और उनको डरते हुए उन्होंने लोगों ने वोट उनको दिया था। लेकिन अब वो पोजीशन नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं
अब लोग जो है ना वो इतने कमज़ोर नहीं है, वो समझते हैं कि अब वो बदमाशी का दौर जो वो ख़त्म हो चुका है। हमारे शहर के जो लोग थे वो दुकानदारों से, आप तजारती जो बंदे हैं, को अदारे हैं, उनसे आप पूछें कि वहाँ पे जो बाजवा साहब के अजीज़ों अकारब दुकानों से आकर चीज़ें लेते थे, कपड़े की दुकानों से सूट लेते थे, पैसे नहीं देते थे, वो खाने पीने वाली रेडियों से कोई फ्रूट लेते तो पैसे नहीं देते थे, वो किस कदर लोग तंग थे, या रेडियो वालों से जगह वसूल करते थे, या जो दुकानों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं उसके भांजे उनसे आगे फीसें लेते थे। मेरे बनने के बाद कम अज़ कम ये सारे काम जो हैं वो रुक गए हैं, और लोग इस बात पे मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि ठीक है तुम अपोजिशन में भी हो तो कम अज़ कम 1-2 नंबर पर्चे हम पे नहीं हो रहे, मुद्दई को मुलज़म नहीं बनाया जा रहा और मुलज़म को मुद्दई नहीं बनाया जा रहा। कम अज़ कम जो सूरत हाल है उसी के मुताबिक ही केस भी रजिस्टर्ड होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेरी खूबी है, जो मेरा मुखालिफ भी ये कहता है कि मियाँ इजाज़ वाकई शरीफ आदमी है, तो जो उनकी बात है वो तो हर किसी को पता है कि वो क्या है। तो इंशाअल्लाह यही बात उनके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान करना है। पीटीआई में उनके जाने का मकसद भी ये था कि शायद पीटीआई के रेले में मुझे टिकट मिल जाएगी तो मैं बह कर निकल जाऊँगा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला बुरे बंदे की रस्सी एक दफ़ा दराज करता है तो आगे वो उस बंदे का काम होता है कि वो उसको संभाल सकता है इक़्तिदार को या नहीं। ये देखें, चौधरी बरजीस ताहर की मिसाल आपके सामने है कि चौधरी बरजीस ताहर ने अपने इक़्तिदार को संभाला हुआ है। चौधरी बरजीस ताहर के ख़िलाफ़ जिस तरह भी ये मुखालफिन बातें करते हैं, लेकिन एक क्वालिटी उसके अंदर है कि ना चौधरी बरजीस ताहर बेईमान है, ना चौधरी बरजीस ताहर मुनाफिक है, ना चौधरी बरजीस ताहर अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ 2 नंबर केस करवाता है। और यही वजह है कि जब भी इलेक्शन आते हैं हालात चौधरी बरजीस ताहर की फेवर में होते हैं और चौधरी बरजीस आसानी के साथ इलेक्शन विन कर जाता है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी इसी तरह होगा। वो जो हैं उन्होंने अपनी अभी तक वो रवश नहीं बदली। ये कंजरों का मुजरा सुनना, ये तो पिछले दिनों ये अभी एक शादी उनकी चल रही है, उसमें एक शादी हाल के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे तोहफ़े बुलाकर मुजरा किया गया है और वो दादे ऐश उन्होंने उधर ली है। जब तक बंदा कोई अपनी बुरी आदतों को ख़त्म नहीं करेगा, मुआशरा उसको तस्लीम नहीं करेगा। तो मैं यही समझता हूँ कि मेरे में और उनमें फ़र्क ही ये है, हम एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद हैं और लोग इसी वजह से मुझे वोट देते हैं और बरजीस ताहर को वोट देते हैं। सही है। अपने मुखालफिन की बात कर लें, 2-3 सवाल बाकी रह गए हैं। मुखालफिन में बड़े बड़े नाम अगर हम लें जिस वक्त आपके मद्दे मुकाबल होंगे, एक में तो मियाँ शफीक मनवंगर हैं जो माजी में चौधरी बरजीस ताहर साहब के बहुत साथी रफ़ीक रह चुके हैं, अभी दूसरी पार्टी में चले गए हैं। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमानत अली साहब ये भी एमपीशिप की फहरिस्त में आ चुके हैं, जो कि आर्मी के बंदे हैं, तो आपको मालूम है आर्मी के मामला किस तरह के होते हैं। फिर चौधरी तारक महमूद बाजवा, इन 3 शख्सियात के साथ आपका मुकाबला होने जो होगा जब भी एमपी के इलेक्शन आएंगे, आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा? देखिए, इलेक्शन अब जब भी होगा ना, जिस वक्त भी इलेक्शन होना है, तो ये इलेक्शन है अब बिटवीन द पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई। वोट जो है, मैंने 2013 में इलेक्शन लूज़ किया था तो उस वक्त मैंने 16,500 या 17,000 वोट लिया था जी। और वो वोट मुझे आज़ाद हैसियत में मिला था तो सिर्फ इस बात पे मिला था कि शरीफ आदमी है। जी। बाजवा साहब ने उस वक्त 37,000 वोट लिया था। एक जब 2018 में बाजवा साहब से टिकट छीन ली गई तो लेकिन बाजवा साहब ने ये शो शुरू कर दिया कि जब मेरा निशान बाल्टी है लेकिन मैं मुस्लिम लीग से वाबस्ता हूँ, क्योंकि 2 दफ़ा बाजवा साहब एमपी रह चुके थे। लोग भी कुछ उनके साथ जो अटैच थे, जो कुछ चौधरी बरजीस ताहर से कोई नाराज़गी की वजह से या किसी वजह से उनके साथ अटैच थे, उनमें से वे भी लोगों ने ये सोचा कि हाँ वाकई बाजवा जो है वो हो सकता है कि मुस्लिम लीग के साथ ही हो, उनको वोट उन्होंने दिए। अब जो इलेक्शन होगा ना, ये होगा सिर्फ पार्टी बेस के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग ने या नवाज़ शरीफ के आने के बाद जब कैंपेन चलेगी, मुस्लिम लीग का ग्राफ इस तरीके से हाई होगा कि जिस तरह आज से
7-8 माह पीछे आप नज़र मार के देखें तो उस वक़्त पीटीआई का ग्राफ बिल्कुल नीचे था, मुस्लिम लीग का ग्राफ बहुत ऊपर था, बल्कि पीटीआई में कोई कैंडिडेट टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने हुकूमत ली, हुकूमत के अंदर आए, वो सारी बुराइयाँ जो पीटीआई की थी वो मुस्लिम लीग नून के गले में पड़ गई, और जो मुस्लिम लीग का ग्राफ जितना ऊंचा था वो फ़ौरन ज़मीन के ऊपर गिर गया। तो अल्लाह की मेहरबानी से अब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे वो अपने किरदार से महंगाई को इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। जब मुल्क को खुशहाली की तरफ जाते हुए लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग का अभी तक मुतासर नहीं हुआ, ना डैमेज हुआ, वो इंशाल्लाह मजबूत से मजबूत तर होगा। तो फिर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग को लोग किस तरीके से वोट देते हैं इंशाल्लाह। माजी के इंटरव्यू में आपने बेशुमार इंकशाफात किए जो कि तहलका थे, जिनमें मॉडल टाउन और चोर सिखां के लिए जो सिविल सिस्टम का की अमाउंट थी वो आपने यहाँ पे बताई थी। अभी हमने देखा पिछले दिनों अब ऐलानात हुए हैं, महल्ला अहमदाबाद के सामने जो ब्रिज है उसको मोटरसाइकिल के लिए फंक्शन करने की कोशिश की जा रही है। जो जहूर मुसलम का बिजली के वाले से बड़ा इशू था उसको भी हल किया जा रहा है। और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मुस्तकबिल में आप करने जा रहे हैं? ये आपने देखा कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लीडर होता है ना उसके अंदर लीडर बंदा वही बंदा है जिसके अंदर कायदाना सलाहियत मौजूद हों। दूसरा बंदा जो है ना वो लीडर नहीं बन सकता। चौधरी बरजीत साहब के अंदर कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। उसने अगर अंडर पास को फंक्शनल किया है ना तो उसके साथ उसने वो जो पैदल चल के क्रॉस करने के लिए पुल बना हुआ था, ये पिछले दिनों में जो डीएस रेल है लाहौर का उसको बुलाया था और उसे उन्होंने चौधरी बरजीत साहब ने कहा कि मुझे 10-15 दिन के अंदर ये पुल जो है ये फंक्शनल चाहिए मोटरसाइकिल के लिए, क्योंकि लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते। कम अज़ कम जो मोटरसाइकिल है ना वो सिर्फ अंडरपास की तरफ ना जाए, एक दूसरा उनके लिए रास्ता बन जाए कि पुल के ऊपर चढ़े और दूसरी तरफ चले जाए। वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ दिनों में ईद के बाद वो बाज़ाब्ता तौर पे फंक्शनल होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि कायदाना सलाहियतों को बगैर कोई बंदा सियासतदान नहीं बनता। और जो लोग जिनका मिशन सिर्फ ये है कि हमने दौलत इकट्ठी करनी है तो फिर उनका यही हाल होता है जो आप देख रहे हैं। अगर मैं भी ये करूँगा कि मैं दौलत इकट्ठी करनी है मैंने, तो मेरे साथ भी यही होगा। ईद का दिन है, ईद के दिन आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुन हैं और जो इस इलाके के लोग अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं तो अपने देखा जी जो मुस्लिम लीग का वोटर है मैं तो उनको यही कहूँगा कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त था वो अब ख़त्म होने वाला है। ये महंगाई जो है इसने वाकई हमारी पाकिस्तानी कौम की कमर तोड़ दी है। इंशाल्लाह अब खुशहाली का दौर आने वाला है। तो आप हिम्मत ना हारें, मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ भरपूर तरीके के साथ उनको वेलकम करें ताकि मियाँ नवाज शरीफ अपनी ज़ाती दिलचस्पी से इस मुल्क को कोशिश करके महंगाई से बाहर निकालें। तो मैं थोड़ी सी आपको बात ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि अब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हज के बाद सऊदीया और जितने मिडल ईस्ट के मुल्कों में जाना है तो आप देखेंगे कि ये मुसलमान ममालिक पाकिस्तान को किस तरह पैकेज देकर पाकिस्तान को नवाजने लगे हैं। तो फिर आप महसूस करेंगे कि हाँ अब पाकिस्तान के जो बेहतरी का अमल है महंगाई को कंट्रोल करके सस्ता होने की तरफ पाकिस्तान गामज़द होने लगा है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये बात नजर आ जाएगी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन इसी पैगाम के साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे कि ईद का दिन है, खुशी का दिन है। ये हम यकीन करते हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो हमें इसी तरह की मुतअद्दिद खुशियाँ देंगे जिससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे तो हमारा पूरी दुनिया में नाम होगा। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजू नए मेहमान के साथ, तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान